नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। हमारे देश में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूध उत्पादन, खेती में बैलों का उपयोग और जैविक खाद के लिए पशुओं की अहम भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन पशुओं की सेहत और उत्पादकता का सीधा संबंध उनके पोषण से है, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और सांद्र आहार शामिल है। हरा चारा न केवल पोषण से भरपूर होता है, बल्कि यह दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है, पशुओं की प्रजनन क्षमता सुधारता है और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं देश में पशु चारे की जबरदस्त कमी के बारे में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जागरूक होने के साथ जानकार भी बन सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में पशुधन की विशाल संख्या है, लेकिन चारे की भारी कमी भी है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार देश में कुल हरे चारे की कमी लगभग 63%, सूखे चारे की कमी 24% और सांद्र आहार की कमी 57% तक पाई गई है। निश्चित तौर पर ये आंकड़े चिंताजनक हैं। संभवतः यही कारण है कि हमारे पशुधन की प्रोडक्टिविटी विदेशी पशुओं की तुलना में बहुत ही कम है। अब सवाल यह आता है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पशु चारे की इतनी कमी क्यों है। एक नजर डालते हैं इस कमी के मुख्य कारणों के बारे में। यह सच्चाई है कि अधिकांश किसान भाई चारे वाली फसलों को फसल चक्र में शामिल करना पसंद नहीं करते हैं। उनका खाद्यान्न या अन्य नगदी फसलों को उगाने पर फोकस ज्यादा रहता है। परंपरागत तौर पर रहे चरागाहों और सामुदायिक चराई भूमि का सिकुड़ना भी चारा फसलों की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है। ग्रामीण इलाकों में चारा संरक्षण की तकनीकों की जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। यह भी पता चलता है कि जहां किसान अन्य सभी फसलों से संबंधित नए अनुसंधानों और तकनीकों के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करते हैं, वहीं चारा फसलों के बारे में ऐसी जिज्ञासा के अभाव की स्थिति बनी हुई है। यह सुनकर अजीब सा लग सकता है कि विशाल पशुधन की उपस्थिति के बावजूद देश में चारे की खेती का क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्र का लगभग मात्र 4% ही है, जो कि बहुत कम है। हरा चारा मुख्यतः खरीफ, रबी और जायद मौसम में बोया जाता है, लेकिन यह क्षेत्र अत्यंत सीमित है। यही वजह है कि हरे चारे की उपलब्धता वर्ष भर नहीं होती। विशेषकर गर्मियों और सर्दियों के अंत में पशुपालकों को देशव्यापी तौर पर पशुओं के लिए हरे चारे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चारे की खेती के क्षेत्रफल को बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए विशेषज्ञों की माने तो कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे एकीकृत खेती प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हुए पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ लेकर चलना एक समाधान हो सकता है। इसी तरह से अंतर्वर्तीय खेती यानी इंटरक्रॉपिंग में अनाज या दालों के साथ चारा फसलों को उगाया जा सकता है। चारे की कई ऐसी किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिनसे एक बार बुआई के बाद कई बार चारे की कटाई संभव है। इन्हें मल्टी कट फॉडर वैरायटीज भी कहा जाता है। इनके अलावा स्थायी चारा फसलें या पेरेनियल फॉडर्स भी उपलब्ध हैं, जैसे नेपियर घास, जिन्हें बार बार उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राथमिकता के आधार पर चारागाह विकास पर जोर देना सरकारी नीति का हिस्सा बनाए जाने की आज जरूरत है। इसमें सामुदायिक चारागाह भूमि का संरक्षण, पौधरोपण और मैनेजमेंट तक के कार्यकलाप शामिल हैं। चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए साइलेज तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि साल भर इनकी उपलब्धता बनी रहे। प्रत्येक मौसम के अनुसार चारा फसलों की विविध किस्में उपलब्ध हैं। इनमें खरीफ में बाजरा, ज्वार, लोबिया, नेपियर घास,
रबी मौसम में बरसीम, जई, सरसों के पत्ते तथा जायद में मक्का, सूडान घास, गेहूं घास आदि का नाम लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त चारे की बहुकट किस्में भी लगाई जा सकती हैं। ये बहुकट चारे की फसलें पशुपालकों के लिए लाभकारी होती हैं, क्योंकि इनसे लंबे समय तक चारे की उपलब्धता बनी रहती है। प्रमुख बहुकट फसलों में CO3 और CO4, नेपियर घास, सूडान घास, ज्वार, SSG सोरगम, सूडान घास हाइब्रिड, बरसीम, लुसर्न आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन सब के अलावा स्थायी चारा फसलें या पेरेनियल फॉडर क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं। इनमें प्रमुख तौर पर नेपियर बाजरा हाइब्रिड, डिस्मोडियम, गिनी घास, स्टाइलो आदि शामिल हैं। इन चारा फसलों को एक बार बोने के बाद 2 से 3 साल तक चारा लगातार मिलता रहता है, जिससे उत्पादन लागत भी घटती है। चारे की फसलों को बेचकर भी कमाई की जा सकती है। जैसे हरा चारा, साइलेज, सूखा चारा आदि से अच्छी आमदनी हो सकती है। विशेषकर डेयरी फार्म वाले क्षेत्रों में इनकी मांग अधिक होती है। छोटे पैमाने पर साइलेज यूनिट लगाकर भी आमदनी हो सकती है। इनके खरीदार डेयरी उद्योग के अलावा पशुपालक किसान भी हो सकते हैं। बहुकट व उन्नत किस्मों के चारा बीज बेचने से भी आय का स्कोप विकसित किया जा सकता है। यह सही है कि चारा उत्पादन में कई तरह की बाधाएं हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि चारे की खेती के प्रति अमूमन किसानों का रुझान नहीं होता है। इसके अलावा चारे के लिए भूमि की उपलब्धता का नहीं होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चारा कमी के लिए चारा बेचने और खरीदने के लिए मार्केट का अभाव आज भी बना हुआ है। अधिकांश पशुपालक चारा संरक्षण तकनीकों के प्रति जागरूक नहीं है। जलवायु परिवर्तन से चारा उत्पादन पर असर पड़ने से भी चारे की कमी बढ़ रही है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इनमें चारा फसलों की उन्नत किस्मों का चुनाव करना, चारा फसलों की समय पर बुआई और कटाई करना, नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर का संतुलित प्रयोग करना, चारे में विषैले पौधों से बचाव पर ध्यान देना, साइलेज बनाते समय उचित तकनीकों का पालन करना आदि प्रमुख हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश में पशुओं की संख्या और दूध की मांग बढ़ रही है। ऐसे में हरे चारे की मांग में भी तेजी आनी स्वाभाविक है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक हरे चारे की मांग में 50% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए चारा से संबंधित सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है, ताकि किसान समय रहते जागरूक हो सकें। चारा आधारित सरकारी समितियों का गठन देशव्यापी स्तर पर किया जाना भी समय की मांग है। चारा उत्पादन पर आधारित स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर देना होगा। ड्रोन, GIS आदि अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से चारा भूमि का प्रबंधन किया जाना भी इस दिशा में प्रभावी रणनीति हो सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।